दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑन सेइंग प्लीज़ और इस ऐसे को लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। तो चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको पूरा ऐसे समझाता हूँ। एक नौजवान लड़का था सिटी ऑफिस में और वो लिफ्ट मैन की जॉब करता था। लिफ्ट मैन वो होता है जो लिफ्ट को ऑपरेट करता है। आप उसको बताते हो कि मुझे कौन सी मंजिल पर जाना है तो फिर वो लिफ्ट को उसी मंजिल पर पहुंचा देता है। एक बार क्या होता है, एक पैसेंजर आता है लिफ्ट में, लेकिन लिफ्ट मैन उस पैसेंजर को धक्का मार के बाहर फेंक देता है। अब ऑफिस में बुलाया जाता है उसको, लिफ्ट मैन को, और इस बदतमीज़ी की वजह से लिफ्ट मैन के ऊपर फाइन लग जाता है। दरअसल हुआ क्या था कि पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं कहा था। उसने लिफ्ट मैन से आकर कहा कि ऊपर लेके चलो। लिफ्ट मैन ने कहा कि प्लीज़ लगाओ साथ में, थोड़ा सा तमीज़ से बात करो, प्लीज़ ऊपर लेके चलो ऐसे बोलो। लेकिन पैसेंजर ने प्लीज़ को नहीं लगाया। उसने कहा कि मैं नहीं लगाता, प्लीज़ ऊपर लेके चलो। बस इतनी सी बात पर क्या हुआ, लिफ्ट मैन ने पैसेंजर को ऊपर ले जाना तो दूर की बात है, उल्टा धक्का मार के लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। तो ये जो सारा ड्रामा हुआ है ना, वो किस वजह से हुआ है? सिर्फ एक प्लीज़ की वजह से हुआ है। पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं बोला, इस वजह से लिफ्ट मैन ने उसे धक्का मार के बाहर फेंक दिया। देखो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर आपसे किसी ने बदतमीज़ी करी, रूडली बात करी तो आपको सज़ा मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपके घर में कोई चोर आ गया तो आप उस चोर को मार सकते हो। सेल्फ डिफेंस में कानून आपको इजाज़त देता है कि आप उस चोर को मार सकते हो। या फिर मान लो अगर आपके साथ कोई फिज़िकल असॉल्ट हुआ है, आपको किसी ने मार लगा दिया है, तो भी आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, आपको जस्टिस मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने आपसे बदतमीज़ी से बात करी है, रूडली बात करी है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप उसको मार नहीं सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि उसने प्लीज़ नहीं बोला, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करी, बदतमीज़ी करी, इसी वजह से मैंने उसे मार लगा दी। ऐसा कहीं पर नहीं है। बदतमीज़ी के लिए कोई कानून नहीं है। बदतमीज़ी कोई जुर्म ही नहीं है कानून की नज़रों में। आगे राइटर बड़े मज़े की बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि अगर कानून हमें इजाज़त दे देना बुरे बिहेवियर पर मारपीट करने की, ऊंची आवाज़ में बात करने पर मारपीट करने की, या फिर अगर कोई बुरा चेहरा बनाए तो उसके ऊपर मारपीट करने की इजाज़त अगर कानून दे दे, तो पता नहीं क्या होगा। हर जगह लड़ाई लड़ाई होगी। जहाँ कहीं किसी ने बदतमीज़ी की वहीं पर घूंसे पड़ेंगे, लातें पड़ेंगी। जहाँ कहीं भी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करी वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो गटर में खून बहेगा। मतलब बताना चाह रहे हैं कि बदतमीज़ी इतनी ज़्यादा है कि अगर बदतमीज़ी की वजह से कानून ने हमें छूट दे दी ना मारपीट करने की, तो फिर तो झगड़े ही होते रहेंगे। गटर में खून बहेगा, इतना ज़्यादा झगड़ा होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तो ज़रा सी किसी ने बदतमीज़ी की और आप तो लगा दोगे दो चार उसके कान के नीचे। ठीक है, कानून ये कहता है कि आपसे अगर कोई बदतमीज़ी करे तो आप हाथ नहीं उठा सकते हो उसके ऊपर। कानून की नज़र में बदतमीज़ी कोई भी जुर्म नहीं है। तो अब कानून की वजह से मैं जितना बदतमीज़ बनना चाहता हूँ बन सकता हूँ। मैं अपने आप को राजा और अपने आसपास वालों को ग़ुलाम समझ सकता हूँ, रूडली बात कर सकता हूँ और मुझ पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी फ़ाइन नहीं लगेगा। हाँ, बस बदतमीज़ी का टैग लगेगा मेरे ऊपर, लेकिन कोई भी फ़ाइन नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी बदतमीज़ होने पर। कानून आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप धीमी आवाज़ में हल्के से बात करो। अगर मेरी ज़ुबान से आपकी फीलिंग हर्ट हो रही है ना, तो भी कानून कुछ नहीं करेगा। सीधी सीधी बात राइटर आपको बताना चाह रहे हैं कि कानून मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेज में कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपकी रूह को चोट लगी है ना, आपके दिल को चोट लगी है, आपके अंदर चोट लगी है, तो उसमें कानून कुछ नहीं करेगा। हम इंसानों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आगे राइटर आपको बताते हैं कि दो तरह के डैमेजेस होते हैं, एक होता है मेंटल और एक होता है फिजिकल। जैसे मान लो पैसेंजर लिफ्ट मैन की टांग के ऊपर मारता ना, तो फिर लिफ्ट मैन को इतना हर्ट नहीं होता, उसकी टांग थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती। लेकिन एक दूसरी तरह की चोट होती है जो आपके दिल पर लगती है, जब कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक करता है। लिफ्ट मैन को पैसेंजर ने मामूली नौकर समझा, अपने से नीचे समझा और उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, उसकी इज्जत नहीं करी। और ये बात लिफ्ट मैन के दिल पर लगी जाके, और दिल पर जो चोट लगती है ना, वो बहुत लंबी होती है। आसानी से उसकी तकलीफ़ कम नहीं होती। अगर टांग पे लगती, घुटने पे लगती, तो लिफ्ट मैन थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता, लेकिन जो चोट थी ना, वो उसके दिल पर लगी थी जाके। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक था ये।
और ये तकलीफ़ इतनी आसानी से कम नहीं होती, बहुत टाइम लगता है इसको भुलाने में। अब क्योंकि पैसेंजर ने लिफ्ट मैन की सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक किया था, तो इसलिए लिफ्ट मैन ने इंस्टेंटली एकदम से उससे बदला लिया और उसे लिफ्ट से बाहर फेंक दिया धक्का मार के। लिफ्ट मैन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन पैसेंजर पर निकाल दी ताकि उसका दर्द कम हो जाए। अगर वो धक्का नहीं देता ना, तो फिर पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहता और रात में जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपनी वाइफ के ऊपर निकालता। राइटर हमें एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करते हैं। राइटर आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम किसी और के फ्रस्ट्रेशन को किसी दूसरे पर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सर एंथनी का। सर एंथनी कैप्टन एंथनी पर गुस्सा निकालते हैं। अब कैप्टन एंथनी सर एंथनी को तो कुछ कह नहीं सकता, तो सर एंथनी का नौकर है फैग, उसको जाकर सर कैप्टन डांट लगा देते हैं। अब फैग सर कैप्टन को कुछ नहीं कह सकता, तो वो क्या करता है, पेज बॉय को जाके डांट लगा देता है। पेज बॉय फैग से भी नीचे होता है। बात आ रही है समझ में? जैसे मान लो आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा ऑफिस में गए, ऑफिस में उनको बॉस ने डांट लगा दी। अब आपके पापा बॉस को तो डांट नहीं लगा सकते ऑफिस में, तो वो क्या करते हैं, घर पर आते हैं, आपकी मम्मी को डांट लगा देते हैं। आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपको डांट लगा देती हैं आके। अब आप अपनी मम्मी को डांट नहीं लगा सकते हो पलट कर, तो आप क्या करते हो, अपने छोटे भाई के पास में जाते हो और उसको डांट लगा देते हो। तो समझ पा रहे हो, ये एक साइकिल है, किसी और की फ्रस्ट्रेशन को हम किसी दूसरे पर निकालते हैं। राइटर आपको बताते हैं कि हो सकता है कि पैसेंजर ने लिफ्ट मैन को प्लीज़ इसलिए नहीं बोला हो क्योंकि पैसेंजर को उसके बॉस ने गुड मॉर्निंग ना कहा हो। पैसेंजर के बॉस ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा हो, और पैसेंजर के बॉस ने गुड मॉर्निंग इसलिए ना कहा हो क्योंकि हो सकता है कि बॉस की वाइफ ने उससे ब्रेकफास्ट में काम करवाया हो। बॉस की वाइफ अच्छे से बिहेव ना कर पाई हो उससे। और बॉस की वाइफ का मूड इसलिए ख़राब हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि कुक ने उससे रूडली बात की हो। कुक का मूड इसलिए ख़राब हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि मेड ने ठीक से बात ना की हो उससे। तो समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर भी एक साइकिल बन गई। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, राइटर आपको बता रहे हैं हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। फ्रस्ट्रेशन कभी भी एक जगह पर नहीं रहती है। अगर मैंने आप पर निकाली है तो आप कहीं और जाके निकालोगे उसको। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम दुनिया को जहरीला बना रहे हैं। अपनी बदतमीज़ियों की वजह से हम दुनिया को जहरीला बना रहे हैं। अगर आप किसी के साथ में बदतमीज़ी करोगे तो वो कहीं और जाके बदतमीज़ी करेगा। और जितने भी क्राइम है ना, चोरी हो गई, मर्डर हो गया, जितने भी क्राइम हो गए A to Z, वो सारे क्राइम इतने जहरीले नहीं हैं दुनिया के लिए जितनी जहरीली है बदतमीज़ी है। बदतमीज़ी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है समाज को। दोस्तों, अब राइटर ने एक और एग्जाम्पल दिया आपको वाइफ का। देखो, एक वाइफ है जिसके चेहरे के ऊपर मुक्का मारा है उसके हस्बैंड ने, और उसकी आंख काली हो गई है वाइफ की। लेकिन उसका हस्बैंड आमतौर से अच्छा इंसान है, उसका नेचर अच्छा है, बढ़िया नेचर है हस्बैंड का, लेकिन किसी वजह से झगड़ा हो गया होगा, उसने मार दिया उसकी आंख के ऊपर। अब आपको वाइफ की काली आंख दिख रही है, नज़र आ रहा है कि उसके चोट लगी हुई है, लेकिन हज़ारों वाइफ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उन्हें मारते तो नहीं हैं, लेकिन उनके साथ में रूडली बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। अब बदतमीज़ी दिखाई नहीं देती है, लेकिन हर्ट तो वो भी होती है ना। समझ पा रहे हो? देखो, एक होता है दिल पे लगी चोट जो मैंने बताया, एक होती है फिज़िकल। तो फिज़िकल तो नज़र आ गई आपको, वाइफ के लगी हुई है, आँख उसकी काली है। लेकिन हज़ारों वाइफ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है। अगर कोई रूडली बात कर ले हस्बैंड, तो उसके ऊपर हमारा कोई फोकस ही नहीं है। कानून बदतमीज़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। राइटर आपको बताते हैं कि प्लीज़ और थैंक यू ये दोनों बहुत छोटे से वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। प्लीज़ और थैंक यू बोलना आपको सिविलाइज्ड बनाता है, आपको जेंटलमैन बनाता है। ज़िंदगी की मशीन को अगर अच्छे से चलाना है ना दोस्त, तो थैंक यू और प्लीज़ तेल का काम करते हैं। जैसे कोई मशीन है, अगर उसमें तेल डालोगे जभी तो वो बढ़िया से चल पाएगी, नहीं तो मशीन जाम हो जाएगी। तो ज़िंदगी की जो मशीन है उसका तेल क्या है? थैंक यू और प्लीज़। अगर ये तेल डालते रहोगे मशीन में तो मशीन एकदम बढ़िया चलेगी, स्मूथली चलेगी आपकी। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप सामने वाले से बदतमीज़ी करेंगे, रूडली बात करेंगे और रिटर्न में वो आपको इज़्ज़त देगा, आपसे अच्छे से बात करेगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो।
हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपसे ओहदे में, पोजीशन में नीचे हो, इसलिए वो पलटकर बदतमीज़ी ना करे आपके साथ में, लेकिन उसके दिल में आपके लिए कभी भी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, हमेशा नफ़रत होगी। लेकिन अगर आप इज़्ज़त से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, तो कोई जाहिल ही होगा जो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। दोस्तों, अब राइटर एग्जाम्पल देंगे आपको बस कंडक्टर का। राइटर कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है कंडक्टर और वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। अब ऐसा मत समझना कि अगर मैं अपने दोस्त कंडक्टर को पोलाइट बोल रहा हूँ तो बाकी सारे कंडक्टर्स पोलाइट नहीं हैं। ज़्यादातर बस कंडक्टर र्यूड होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, लेकिन जो मेरा दोस्त था ना बस कंडक्टर, वो बहुत ही पोलाइट था। अब इसको पोलाइट कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सभी कंडक्टर्स बदतमीज़ हो गए। और राइटर आगे कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोगों का काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है बस कंडक्टर के साथ। दरअसल कंडक्टर्स को ऐसा लगता है कि पैसेंजर बस में चढ़े हैं चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए, और पैसेंजर्स को काबू रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए एग्रेसिव बिहेवियर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऊंची लाउड वॉइस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंडक्टर चिल्लाएगा नहीं, उसका बिहेवियर एग्रेसिव नहीं होगा, तो वो पैसेंजर्स कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, उसको ऐसा लगता है। तो पैसेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है उसका और ऊंची आवाज़ होती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऊंची आवाज़ में बात करूंगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा मेरा, तो पैसेंजर्स कंट्रोल में रहेंगे। बात आ रही है समझ में? राइटर कहते हैं कि बहुत कम बार ऐसा होता है जब आपको अच्छा बस कंडक्टर मिले। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी की। अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी बस भी चलवाती हैं और इस कंपनी ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। जो भी बस में एम्प्लॉय होंगे ना, बस कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा, वो बहुत ही पोलाइट होगा। बस कंडक्टर पर ये कंपनी निगाह रखती है ताकि वो पोलाइट रहे, कोई बदतमीज़ी ना करे। इन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रखा है कंपनी ने, और ऐसा करने से क्या होता है, पैसेंजर्स जो है ना, उनका सफ़र तो बहुत बढ़िया प्लेजेंट होता ही है, साथ ही साथ ये लोग एक इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस को भी दे रहे हैं। दोस्तों, मान लो बस में 50 लोग हैं, ठीक है। दिन भर में न जाने कितने लोग बस में आते होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 50 लोग हैं। अब अगर बस का कंडक्टर ख़राब होगा तो समझो 50 लोगों का मूड ख़राब हो गया। अब उन 50 लोगों में कोई ऑफिस जाएगा, कोई घर पर जाएगा, कोई कहीं और जाएगा, किसी से मिलने जाएगा, तो वो जिससे भी मिलेंगे ना उसका मूड भी ख़राब कर देंगे। तो इसी वजह से राइटर अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी की तारीफ़ कर रहे हैं और कहते हैं कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को अच्छा बिहेव करने के लिए ज़ोर देती है, एम्प्लॉय के ऊपर निगरानी रखती है, और ऐसा करने से ये कंपनी पैसेंजर्स के सफ़र को तो बढ़िया बना ही रही है, प्लेजेंट बना ही रही है, साथ साथ ये सोसाइटी के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक कंपनी की तारीफ़ कर दी, अपने दोस्त कंडक्टर के बारे में बढ़िया बातें बोल दी तो मैं बाकी सभी कंडक्टर्स के ख़िलाफ़ हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार की बात है, मेरे साथ में क्या हुआ, राइटर एक किस्सा सुना रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। कहते हैं कि एक बार की बात है, मैं अपने घर से निकला और मुझे पता लगा कि मैं बिना पैसों के निकला हूँ घर से, और बस में बैठ गया बिना पैसों के। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई सामान आपने ले लिया होगा और फिर आपके ध्यान आएगा कि यार पैसे तो है नहीं, पैसे तो लाए ही नहीं मैं साथ में। अब ऐसे में आप ना या तो बड़ा बेवकूफ़ लगते हो या फिर बेईमान लगते हो। बस कंडक्टर से जाके आप ये बोलोगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे कहेगा कि मैं जानता हूँ, ये पुरानी गली सड़ी ट्रिक्स को मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, चलो बाहर निकलो बस से। मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि कुछ इस तरह से ही कंडक्टर मुझे बोलेगा, डांट लगाएगा, बस से बाहर करेगा। और अगर मान लो कंडक्टर ने मुझे डांट भी नहीं लगाई ना, लेकिन फिर भी अगर बीच रास्ते में बस से उतार देगा, तो पैसे तो है नहीं आपके पास, आपको चल के जाना पड़ेगा। हो सकता है आपकी ट्रेन मिस हो जाए, हो सकता है आपको कहीं टाइम पे जाना हो लेकिन आप नहीं जा पाओ। अब मेरी पॉकेट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं कंडक्टर के पास में गया और भोले चेहरे से मैंने उससे कहा कि भाई साहब, मेरे पास टिकट ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे को घर जाना पड़ेगा पैसे लाने के लिए, पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने जाके उससे कहा। कंडक्टर ने कहा, अरे नहीं भाई साहब, आपको ज़रूरत नहीं है जाने की, घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो। मैंने पलटकर कहा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कंडक्टर कहता है, कोई बात नहीं है, मैं बुक कर देता हूँ आपकी टिकट, बताओ कहाँ जाना है आपको। कंडक्टर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था कि चाहे मैं उससे कितनी ही दूर का टिकट मांग लेता, वो मुझे दे देता।
देखो, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना महंगा टिकट होगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन राइटर आपसे ये कह रहे हैं कि मैं चाहे कितना ही दूर का टिकट मांग लेता, इतना कॉन्फिडेंस था उस कंडक्टर की बातों में कि चाहे कितना ही दूर का टिकट होता वो मुझे दे देता। इतना बढ़िया कंडक्टर था। फाइनली मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ पर जाना है। उसने मुझे टिकट दिया। फिर मैंने पूछा उससे कि मैं ये पैसे आपको कहाँ पर वापस लौटाऊं। कंडक्टर ने कहा, अरे भाई साहब, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आप मिल ही जाओगे मुझे, जब मिलो तो लौटा देना। अब मैं कॉन्टीन्यूसली अपनी जेबों की तलाश कर रहा था और इत्तेफाक से मेरी उंगली पॉकेट के कॉर्नर पर पड़ी। वहाँ पर मुझे पैसा मिल गया पॉकेट में, और मैंने तभी के तभी कंडक्टर का पैसा चुका दिया। लेकिन पैसा मिलने से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे कंडक्टर के गुड मैनर्स को देखकर हुई। इतने बढ़िया मैनर्स थे उसके कंडक्टर के कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मैं बस में चढ़ता हूँ और बस में चढ़ते ही कोई मेरी बहुत ज़ोर से पैर की उंगली को कुचल देता है। मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया कोई और बहुत ही ज़ोर से मेरी उंगली को कुचल दिया उसने। मैं गुस्से और तकलीफ़ में ऊपर देखता हूँ, और जिसने मेरे पैर की उंगली को कुचला था ना, वो और कोई नहीं बल्कि वो मेरा बस कंडक्टर था, जिसने मुझे अच्छे से बात की थी, मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। बस कंडक्टर ने मुझे सॉरी कहा, और कंडक्टर कहता है कि सर, मुझे पता है कि मैंने बहुत भारी जूते पहन रखे हैं, और इतने भारी जूते मैंने इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि मैं ख़ुद बहुत परेशान हो गया था। लोग मेरे पैर की उंगली को कुचल देते थे, तो इसलिए मैंने इस भारी जूते को पहन रखा है ताकि जब लोग मेरे पैर के ऊपर चढ़ें तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन इन भारी जूतों की वजह से क्या हो रहा है, मैं लोगों के पैर को कुचल रहा हूँ। मैं तो बच रहा हूँ, लोग मेरे पैर के ऊपर चढ़ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब ये वाला जूता किसी दूसरे के पैर पर चढ़ता है तो उसको दिक्कत हो जाती है, उसका पैर कुचल जाता है। इतना भारी जूता मैंने पहन रखा है। उम्मीद है सर मैंने आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई होगी, कंडक्टर कहता है। हालांकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा था ना, इतना बढ़िया तरह से उसने मुझसे माफ़ी मांगी, तो मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। मैंने कंडक्टर को ये जताया कि मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है, क्योंकि उसके मैनर्स बहुत बढ़िया थे। और उस दिन के बाद से जब भी मैंने उस कंडक्टर को देखा ना बस में, तो मैं उसको ऑब्ज़र्व करने लगता था, और मैं देखता था कि कंडक्टर का ये नेचर हमेशा एक जैसा खुशनुमा रहता था। हमेशा मैंने उसको अच्छे नेचर में देखा है, अच्छे से बात करते हुए देखा है, पोलाइट देखा है। वो हमेशा अच्छी तरह से बात करता था सभी लोगों से। बस कंडक्टर में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा थे, और वो अपने पैसेंजर्स को कंफर्टेबल फील करवाता था। बस कंडक्टर क्या करता था, जब बारिश होती थी ना, तो वो ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़कर लोगों को बता दिया करता था कि नीचे जगह खाली है, नीचे आ जाओ। देखो, आपने इंडिया में तो नहीं देखा होगा, लेकिन डबल डेकर बस बहुत चलती हैं बाहर, वेस्ट में बहुत चलती है। और डबल डेकर बस में क्या होता है, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर ना छत नहीं होती है। तो जब बरसात होती है तो कंडक्टर ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाता है पैसेंजर्स को ये बताने के लिए कि नीचे आ जाओ, नीचे जगह खाली है। बूढ़े लोगों का भी इस तरह से ध्यान रखता था जैसे मानो उनका बेटा हो, और बच्चों का इस तरह से ध्यान रखता था वो कंडक्टर जैसे बच्चों का बाप हो। और नौजवानों के साथ में हंसी मजाक करता था, खुश मिजाज रहता था। और अगर कोई अंधा चढ़ गया बस में, ब्लाइंड चढ़ गया, तो अंधे को किनारे तक सही सलामत छोड़कर आता था कंडक्टर। बस के ड्राइवर का नाम बिल था, तो वो बिल ड्राइवर से कहता था कि बस को रोक कर रखो जब तक मैं इस ब्लाइंड आदमी को, इस अंधे आदमी को किनारे तक छोड़कर ना आ जाऊं। कुल मिला के सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरह से रहता था हमारा कंडक्टर, और उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। राइटर आगे कहते हैं कि जिस तरह से बैड मैनर्स इन्फेक्शियस है ना, बिल्कुल उसी तरह से गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस है। जैसे बैड मैनर्स फैलते हैं, आपने किसी के साथ बुरा करा तो वो किसी और के साथ बुरा करेगा, उसको भी बैड मैनर्स लगेंगे, वैसे ही गुड मैनर्स भी फैलते हैं। अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे, आप किसी से अच्छे से बात करोगे, तो फिर वो भी किसी दूसरे से मिलेगा तो इज़्ज़त से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। देखो, राइटर आगे कहते हैं कि अगर आपके साथ में कोई बुरा व्यवहार करेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, बदतमीज़ी से पेश आएगा, तो पलट कर आप भी जवाब दोगे, उसके साथ वैसे ही बिहेव करोगे जैसा उसने आपके साथ किया है। लेकिन 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 अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान है, खुश मिजाज इंसान है, उसके साथ भी अगर कोई रूडली बात करता है ना, बदतमीज़ी करता है उसके साथ में, तो फिर वो बहुत ही बेहुदा, गंवार, जाहिल इंसान होगा।
बुरे के साथ अगर आपने बुरा करा कोई बात नहीं, चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर कोई अच्छे इंसान के साथ भी बुरा करे, बदतमीज़ी करे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई बहुत ही गंवार, बहुत ही जाहिल होगा जो अच्छे इंसान से भी बदतमीज़ी करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो फिर लोग भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, लेकिन अगर आपने बदतमीज़ी करी तो फिर लोग भी आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे। दोस्तों, अब राइटर जॉन कीट्स के कोट को सुनाते हैं आपको। जॉन कीट्स बहुत बड़े पोएट रहे, बहुत बड़ा नाम था इनका इंग्लिश लिटरेचर में। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि इट इज़ विद मैनर्स एज विद द वेदर, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे। इसका मतलब ये है कि जो मैनर्स होते हैं ना, वो मौसम की तरह होते हैं, वेदर की तरह होते हैं। जिस तरह से एक अच्छा मौसम आपका मूड अच्छा कर देता है, वैसे ही जब आप किसी खुश मिजाज इंसान से मिलेंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। एक खुशनुमा इंसान एक दुखियारे इंसान के लिए भी ब्लेसिंग होता है। खुशनुमा इंसान दुखियारे इंसान से जब मिलता है तो खुशनुमा बना देता है उसको भी। मान लो कोई बहुत नेगेटिव इंसान है, लेकिन अगर उससे कोई खुश मिजाज इंसान मिलेगा, पॉजिटिव इंसान मिलेगा, तो फिर वो क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी को भी खींच लेगा, उसको भी पॉजिटिव बना देगा। और वो बस कंडक्टर था ना, वो भी यही सेम चीज़ करता था। उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से सभी पैसेंजर्स का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता था। मैं बहुत टाइम से बस कंडक्टर को नहीं मिला हूँ, उसको याद भी करता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो बस कंडक्टर जहाँ पर भी जाएगा खुशियाँ बांटेगा। अब मैं एक मामूली बस कंडक्टर की इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ, इतना कुछ लिख रहा हूँ उसके बारे में, तो इसके लिए मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। इतनी तारीफ़ें जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। जब विलियम वर्ड्सवर्थ एक पुअर लीच गैदरर से सीख सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। लीच एक कीड़ा होता है, गंदा खून पीता है ये बॉडी का, और गैदरर कहते हैं इकट्ठा करने वाले को। तो लीच कीड़े को जो पकड़ता है इंसान, इकट्ठा करके बेचता है, उसको लीच गैदरर बोलते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत बड़े पोएट रहे। इनकी एक पोएम थी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और उस पोएम में इन्होंने लीच गैदरर के बारे में बताया है। हालांकि पोएम वगैरह का नाम नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, लेकिन मैंने पढ़ रखी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा पोएट एक मामूली कीड़े पकड़ने वाले से कुछ सीख सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। हम कुछ ना कुछ हर किसी इंसान से सीख सकते हैं, चाहे वो कितने ही छोटा क्यों ना हो। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट बदल जाएगा। ऐसे के आखिर में राइटर लिफ्ट मैन को एक सजेशन देते हैं। राइटर कहते हैं कि लिफ्ट मैन अगर चाहता तो बहुत ही अच्छी तरह से वो पैसेंजर से बदला ले सकता था। धक्का मार के बाहर फेंकने के बजाय अगर लिफ्ट मैन अच्छी तरह से बिहेव करता ना, तो फिर लिफ्ट मैन की जीत होती और उस पैसेंजर को अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा होता, और तब तुम्हारी असली जीत होती। राइटर के कहने का मतलब ये है कि नरमी से बात करने वाले की भले ही ऊपरी तौर से हार हो जाए, बाहरी तौर से हार हो सकती है नरमी से बात करने वाले की, लेकिन अंदरूनी तौर पर नरमी से बात करने वाले को सुकून मिलता है और उसकी जीत होती है, एक्चुअल जीत होती है उसकी। द पोलाइट मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। दिमाग में क्या होगा, सुकून होगा, उसका एकदम बढ़िया लाइफ चलेगी। जो इंसान पोलाइट होगा, जिसका अच्छा बिहेवियर होगा, उसकी जीत होती है। दोस्तों, अगर आपके साथ में किसी ने बदतमीज़ी भी की है ना, और आपने पलटकर बदतमीज़ी नहीं की, उसको बहुत ही पोलाइट वे में जवाब दिया, तो फिर उसको अपनी बदतमीज़ी के ऊपर पछतावा ज़रूर होगा, यही बता रहे हैं राइटर। दोस्तों, अब राइटर आपको एक आखिरी एग्जाम्पल देते हैं चेस्टरफील्ड नाम के एक इंसान का। देखो, बहुत पहले की बात हो रही है यहाँ पर। उस ज़माने में क्या था, लंदन में बढ़िया सड़कें नहीं बनी हुई थी, कच्चा रोड था, कीचड़ वाला रोड था। अब कीचड़ से बचने के लिए क्या था, एक दीवार थी। दीवार के ऊपर चढ़ के आपको जाना पड़ेगा कीचड़ से बचना है। तो बात आ रही है समझ में। देखो, ये दीवार है और दीवार के नीचे क्या है, कीचड़ है। तो अगर आप नीचे चलोगे तो कीचड़ लगेगी, और अगर दीवार पे चलोगे तो कीचड़ से बच जाओगे। लेकिन दीवार क्या है, बहुत पतली है, तो एक वक्त में एक ही इंसान चल सकता है। अगर कोई सामने से आ रहा है ना इंसान, तो आपस में वो नहीं चल सकते, एक इंसान को उतरना पड़ेगा दीवार से। तो अब होता क्या है, एक दिन की बात है, चेस्टरफील्ड दीवार के ऊपर चल रहे होते हैं, तो सामने से क्या होता है, एक इंसान और आ जाता है चलता हुआ। अब या तो चेस्टरफील्ड को उतरना पड़ेगा दीवार पे से, या फिर उस इंसान को उतरना पड़ेगा, जब ये लोग अपने रास्ते पे पार कर सकते हैं।
तो होता क्या है, दूसरा वाला इंसान चेस्टरफील्ड से कहता है आके कि किसी लुच्चे के लिए, किसी नीच इंसान के लिए मैं दीवार को नहीं छोड़ता हूँ। इतना बुरा वर्ड यूज़ करता है वो चेस्टरफील्ड के लिए। अब चेस्टरफील्ड भी चाहते तो उस इंसान को कीचड़ में फेंक सकते थे, गुस्सा आता उन्हें कीचड़ में फेंक देते, लेकिन उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आप नहीं छोड़ सकते हो दीवार को, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। आप नहीं छोड़ सकते हो दीवार को, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। तो राइटर आपको बार बार बताना चाह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि ज़िंदगी में सबसे बढ़िया रिवेंज है अच्छा बिहेवियर। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो आपकी जीत होगी, और सामने वाले को शर्मिंदगी होती है, पछतावा होता है। वैसे भी ज़्यादातर क्या होता है, आपके हेटर्स ये चाहते हैं कि आपको गुस्सा आए, आप कुछ उल्टा सीधा बोलो, आपके मुंह से निकले उल्टा सीधा। तो जब आप शांत होते हो ना, एकदम बढ़िया बिहेवियर होता है, तो आपकी विक्ट्री होती है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 की प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको महाराष्ट्र बोर्ड के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बताया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।